हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड की पाठशाला। और आज हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वो एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कर लिया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम पहला सोल्व कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 140 को के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो करना क्या है, हमें 140 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आप सभी को आता होगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभाज्य जो संख्या होती हैं वो सिर्फ अपने आप से कटती है, तो हमें सबसे छोटा है तो 2 से ही डिवाइड करना होगा। 2 सत्ते 14, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसको करना क्या है, स्टूडेंट की 140 बराबर जो इसके गुणनखंड का है, ये 2, 2, 5 और 7, इनको गुणा के रूप में लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो हमें इसके क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि जो डबल होती है संख्या या ट्रिपल होती हैं, जैसे कि 2 और 2 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं और इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 की घात 2, 5 एक ही बार है तो उसको 5 ही और गुणा 7। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम पहले वही इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 सत्ते 14 और एक यहाँ पर बचता है, तो 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लें, 2 तिया 6 और 2 नी 18। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जो 13 है वो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 एकम 13। अब हम कर ले वही जो हमने पहले किया था, इसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं इसके गुणनखंडों को। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 जो है तो 2 बार आया हुआ है, तो इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा 3 गुणा 13, और ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हम अगला क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 38 25 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो यही सेम प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो 38 225 के गुणनखंड करते हैं। तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हमारा 2 बच जाता है, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो अब इसको फिर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 ठे 40, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 के 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। तो अब क्या करते हैं कि जो 38 25 को वही हमें जो इसके गुणनखंड आए हमारे 3 3 5 5 7, इसको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब हम यहाँ देखिए हमारे पहले क्या आया था कि जो 2 बार आया था, तो इस बार के बाद 3 3 2 बार है और 5 5 भी 2 बार है। तो इसको घात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, और यही हमारा इसका आंसर है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इससे अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 5005। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ना तो 3 से जाएगा और ना तो 2 से डिवाइड होगा। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करने पे 7 एकम 7, यहाँ बचते हैं 3, 7 चौक 28 और यहाँ 2 बचते हैं, तो 7 ते 21।
अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 दिया 33। अब ये 13 से डिवाइड 13 से डिवाइड होगा। तो अभी इसके हमारे ये जो गुणनखंड आए हैं ये इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और ये इसका आंसर भी है, क्योंकि इसमें ना कोई भी जो डिजिट है वो भी रिपीट नहीं हुई है, तो जिससे कि इसमें हम उसको घात के रूप में व्यक्त करें तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो अब इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 7 4 2 9। तो ये जो 7429 है ना तो ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा, ना ये 5 से। तो ये और ये जो होगा डिवाइड ये 17 से होगा डिवाइड, सीधा सीधा। ठीक है, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68। और यहाँ पर जो 68 जब हम यहाँ से बचेंगे तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 6। 17 तिया 51, 17 ते 51, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 11। और 17 सत्ते 119। अब हम जो है 437 आया है ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब यहाँ पर जो 38 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और 19 दिया 57। अब जो 23 आया ये 23 से डिवाइड होगा, 23 कम 23। तो जो हमारे इसके गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 17 गुणा 19 और गुणा 23, और यही इसके अभाज्य गुणनखंड भी हैं। तो अब हमारे जो पहले क्वेश्चंस के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो सभी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो जो इसमें भी जो क्वेश्चन 2 है हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम पहला शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम 26 के गुणनखंड कर लेते हैं और 91 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 2 तिया 6 13 एकम 13। तो 91 के 7 से 7 एकम 7 7 ते 21 और 13 एकम 13। तो 26 और 91 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13। तो हम इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा कि जो इन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन होगा वो इसका एचसीएफ होगा। क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, अब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याओं के एचसीएफ के जो गुणनखंड आएंगे, दो संख्याओं के गुणनखंड आएंगे उनमें जो कॉमन होगा, तो इनमें दोनों के गुणनखंडों में कॉमन क्या है 13, क्योंकि दोनों 13 जो है दोनों के गुणनखंडों में, तो जो एचसीएफ होगा इसका वो 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा जो दोनों में हो, तो 2 यहाँ पे है तो 2 भी लिख लेते हैं हम, 13 है यहाँ पे 13 भी लिख लेते हैं और 7 भी। तो लेकिन इसमें करना क्या है कि जो एक बार लिखा गया उसको रिपीट नहीं कर, जैसे कि 13 और 13 यहाँ पर भी है तो 13 सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा एलसीएम में। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसकी गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 182 इसके गुना करने पे। तो और अब हमें लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि ये सिद्ध करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बोला गया कि एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारी हैं 26 और 91, तो हम 26 गुणा 91 और एचसीएफ आया हमारा 13 और एलसीएम जो आया है वो हमारा 182।
तो 26 और 91 की जो हम गुणा करते हैं तो गुणा करके आता है 2366, और जो 13 और को 182 गुणा करके आया तो वो भी हमारा 2366 ही आता है। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमें जो बोला गया था हमने सिद्ध कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ उनकी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो गाइस हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 510 और 92 के गुणनखट कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 3 से डिवाइड होएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से 17 एकम 17। अब हम 92 के कर लेते हैं। तो 2 से 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 से डिवाइड होगा। तो हमने जो 510 और जो 92 था उसके गुणनखंड कर लिए, तो उसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके जो 92 के गुणनखंड आए थे वो आए थे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है इसमें कि जो 2 है वो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो गया एक। तो अब 3 यहाँ है और 3 और यहाँ पे नीचे नहीं है। अब 5 यहाँ पे है, 5 भी नहीं है, 17 है, 17 भी नहीं, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। अब जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा कि जो कॉमन भी हो और जो नहीं भी कॉमन हो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो 2 और 2 यहाँ पे है, तो एक तो 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन नहीं भी है उसको भी हम लिख लेते हैं। जो 5 है वो भी लिख लेते हैं और 17 लिख लेते हैं। और नीचे हमारा बचता क्या है, 2 और 23, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हम इसका जब गुना करते हैं तो इसकी गुना करके आएगा हमारा 23,460। तो आप गुना करके देख लेना। अब जब हम इसको दूसरा में सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो दो संख्याएं हमारी है 510 और 92, और जो एचसीएफ आया वो हमारा 2 आया है, और जो एलसीएम आया है वो आया हमारा 23,460। तो जो हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 46,920, और जब हम एचसीएम और एलसीएम की गुना भी करते हैं जब भी हमारा आएगा 46,920। तो यही हमारा उत्तर भी है, क्योंकि हमें इसमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया था, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया था और सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो अब इससे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम 336 और 54 के गुणनखट कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से। अब 54 के गुणनखंड कर लेते हैं। जो 54 के गुणनखंड 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नेम 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे 336 और 54 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और जो हमारे 54 के गुणनखंड आए वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
3। तो हमें इसका HCF निकालना है पहले। तो HCF जो इन दोनों में कॉमन होगा वो इसका HCF होगा। तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो इसका एक तो HCF हो जाएगा 2 गुणा, फिर 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पर है, तो एक 3। तो जो HCF हो जाएगा उसको हो जाएगा 6। अब जो इसका LCM है वो निकाल लेते हैं। तो LCM जो कॉमन हो वो भी और जो कॉमन नहीं हो वो भी हम लिख लेते हैं। तो 2 और 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 लिख लेते हैं। अब जो 2 है और 2 है ये नीचे वाले में नहीं है, तो इनको भी लिख लेते हैं। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 3 भी लिख लेते हैं। 7 गुना 3 गुना 3। अब इन सबको गुना कर लेते हैं। तो जो गुना आएगी वो हमारी आएगी 3024। गुना करके देख लीजिए। और हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी है, एक तो 336 है और 54 है, तो 336 गुना 54। और जो HCF आया वो हमारा 6 और LCM आया हमारा 3024। तो 336 और जो 54 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 181 44, और इन दोनों को गुना करने पर भी हमारा यही आ जाता है। तो ये हमारा एक तो आंसर ये हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया, और एक LCM ये एक आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया। तो अब हमारे जो दूसरे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन हैं हमारे, तो इसमें भी HCF और LCM ही ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 12, 15 और 21 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम पहले इनका LCM ले लेते हैं। तो 12 का LCM लेते हैं, 2 तो 6 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। फिर हमारा अगला है 15 का LCM ले लेते हैं। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। फिर अगला है हमारा 21 का LCM ले लेते हैं। तो 21 का LCM 3 से डिवाइड, 3 से 21 और 7 एकम 7। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं हम। तो 2 की पावर 2 गुणा 3। फिर अब हमारा 15 है, इसके अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा 5। और जो 21 आया है, 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुना 7। तो इसमें हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 3 और 3 तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2 इन दोनों में कहीं भी नहीं है। तो HCF वो होता है जो हाई कॉमन फैक्टर होता है। तो अब इनका LCM ले लेते हैं। तो LCM निकाल, 2 की बड़ी घात 2 है तो 2 की घात 2, और 3 की बड़ी घात 3 की घात 1 है तो 3 तो 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 की बड़ी घात 5 है और 7 है। हम इनको गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 6 42, तो ये हो जाएगा 420। तो हमारा आंसर आया, इसका LCM आया 420 और HCF आया 3। तो इससे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29 के का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। और 23 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, तो 23 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 23 भी एक अभाज्य संख्या है। और 29
भी 29 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो जो 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 17। 17 क्या आया है? 17 गुना 1 बोल सकते हैं हम, क्योंकि हर किसी संख्या के गुना में हमेशा एक 1 होता है। और 23 का अभाज्य गुणनखंड आया 23 गुना 1, और 29 का अभाज्य गुणनखंड आया है 29 गुणा 1। तो अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए HCF क्या होगा कि जो इन तीनों में कॉमन होगा, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, क्योंकि सभी संख्याओं की गुना में हमेशा 1 होता है। तो इसका जो हाई कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों में कॉमन है वो 1 है। जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 17 गुणा 23 गुणा 29, क्योंकि ये तीनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो 23 गुणा 29, और जब इनको हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 11,339। आप सब गुना करके देख लीजिएगा। तो हमारा एचसीएफ आ गया 1 और हमारा एलसीएम आ गया है 11,339। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा, अब जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर हमें 9 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और अब अगला है हमारा 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 और 5 एकम 5। तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हमारे आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। और जो 9 के अभाज्य गुणनखंड आए वो हमारे आए हैं 3 गुणा 3, और जो 25 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं हमारे 5 गुणा 5। तो अब हमें इनका एलसीएम इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 यहाँ पे है और 5 की पावर 2 यहाँ पे है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये तीनों की तीनों अभाज्य गुणनखंड है और अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। और एचसीएम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं हम। 2 की बड़ी घात यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की बड़ी घात 3 की पावर 2 और 5 की बड़ी घात 5 की पावर 2। अब इनको गुना कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं। 8 × 72 और 25, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 सत्ते हो जाएगा, 7 × 35, 3 7 14 और 3 17, 175। और इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। तो 1800 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और हम ये हमारा आंसर है और ऐसे भी हमने निकाल लिया। तो अब हमारे ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एचसीएफ बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो ये 306 और 657 दिया है ये संख्याएं हैं हमारी। तो दिया है, तो लिख लेते हैं कि दिया है पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, और जो एचसीएफ दिया हुआ है एचसीएफ बराबर 9 दिया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा पीछे उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें इस वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो एचसीएफ तो हमारा 9 दे दिया है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, और दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो जो 9 एलसीएम की गुना में वो जब हम दूसरी साइड इसको ले जाएंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये इसके भाग में आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657, और जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 22,338। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो हमारा जो एलसीएम आया है, वो आया है 22,338, और यही हमें ज्ञात करना था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अब हम अगले क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 है वो है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो वह अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब है कि यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो n, अगर वह संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, मान लिए उसका जो इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए, तो जो इकाई अंक जिसका 0 होगा वो 10 से हमेशा विभाज्य होगा, और जो 10 के अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है वो है 2 गुना 5। तो मतलब कोई भी संख्या अगर होगी तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए वो 2 और 5 होने चाहिए, और जो 6 की पावर n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो जब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो तो 2 गुना 3 की पावर n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि 2 और 5 चाहिए, यहाँ पर आया 2 और 3, तो 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 की पावर n और 3 की पावर n आए हैं। यहाँ पर 5 नहीं है, तो जो 6 की पावर n है वो अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें इसमें ये नहीं बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं ये क्यों हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं सभी, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे संख्याएं दी हुई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहला है हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13। तो हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखना है और इसको देखना है कि ये भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। तो क्या करते हैं कि इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है कि 7 गुणा 11, 13 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसको जो ब्रैकेट में आया है उसको हम गुना कर लेते हैं।
तो 7 गुणा 11 गुणा 1 होगा 77 और प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 13 गुणा 78। अब इस जो हमारा 78 आया है ये भाज्य संख्या है, तो इसको क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो ये 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 नियम 18, फिर 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 से। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 और एक 13 हमारा पहले से है, तो 2 गुणा 3 गुणा 13। तो जो हमारी संख्या थी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, उसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, क्योंकि जो 13 है वो भी अभाज्य संख्या है, 2 भी और 3 भी। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको अभाज्य संख्या 2, 3 और 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे यहाँ को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया हमने, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है और यही हमारा हमें प्रूफ भी करना था, ये हमारा आंसर है। अब जो अगला है वो देख लेते हैं हम। तो अगला हमें चेक करना है कि इसको हमें बताना है कि एक भाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो जब क्योंकि यहाँ पे भी 5 है गुना में और यहाँ पे भी ये भी 5 है, तो अब यहाँ पर जब गुणन हम 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा 7 गुणा 6, 5 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस के 1, क्योंकि यहाँ से भी हमने 5 कॉमन ले लिया है। तो 5 तो हमने कॉमन ले लिया। अब हम अंदर इसकी गुना कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 6 चिंग 36। तो गुना करने के लिए तो दो संख्याओं को, अगर आपको किसी भी दो संख्या को गुना करना हो तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो करना होता है क्या कि ऐसे हमको तीर बनाने हैं। तो 8 6 48, ये बचा हमारा 4, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, तो 12 और 24। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 4 8 तो 10, 2 और 3 1, जो हासिल आया हमारा 4 40। अब 40 का रखेंगे 0 और 4 फिर हमारा हासिल चला जाएगा। फिर हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10। तो इसका जो हम जब गुणा कर ली तो हमने आया 1008 प्लस 1 हमारा पहले से ही है, तो 5, ये हो जाएगा हमारा 1009। तो जो 1009 ये एक अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके जो हम अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो जो 1009 है वो 1009 से ही डिवाइड होता है। तो जो हमारी ये संख्या थी कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस के 5 एक एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हमने दोनों को प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एक भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पर्थ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें बताना है कि दोनों कितनी देर बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। तो दोनों हमें निकालना है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये है कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट। मान लीजिए कि ये कोई पार्क है गोल, तो यहाँ पर सोनिया है और यहीं पर रवि है। ये दोनों यहाँ से एक ही दिशा में, मतलब एक ही ओर भाग रहे हैं, तो एक दिशा से ही ये चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ प्रारंभ करते हैं। तो ये दोबारा यहाँ पर पुनः दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो दोनों का समय है 18 मिनट और 12 मिनट, तो उसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका? 18 का और 12 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा। तो 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं और 12 को, तो 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 12 को भी 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो जो हमारा 18 है उसका अभाज्य गुणनखंड आया है हमारे 2 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 3 2 बार तो 3 को स्क्वायर लिख लेते हैं। और जो हमारा 12 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हमारे आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 2 भी 2 बार हैं, तो उसको भी 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, पावर 3। अब इनका एलसीएम हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो इनका एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का, तो जो हमारा 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए थे, अभाज्य गुणनखंड की जो बड़ी घात होती है वही, तो 2 की बड़ी घात 2 की घात 2 है, और जो 3 की बड़ी घात है वो 3 की घात 2 है। आप जो एलसीएम है वैसे भी निकाल सकते हैं कि जो कॉमन है, एलसीएम में क्या करना होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं और जो नहीं भी कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं। लेकिन जो घात के रूप में व्यक्त करके हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो 2 की पावर 2 बड़ी घात है और 3 की घात है 3 की पावर 2, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो बड़ी घात 2 की क्या है? 2 की पावर 2, और 3 की क्या है? 3 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हो जाए 4 9 36। तो एलसीएम आ गया हमारा 36। और मैं दोनों सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आया हुआ है 36 और यही हमारा इनका दोनों का टाइम है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसके साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे।